हेलो, एक बार जरा मेरा ऑडियो और वीडियो चेक करके बता दीजिए कि आप सबके पास मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो ठीक से पहुंच पा रहा है। हाँ जी। कोई भी कोई भी जो अवेलेबल मेंबर्स हैं उनमें से जो कोई भी बताना चाहे वो बता देते हैं। एक बार बता दें मेरे को। हाँ जी। हेलो, विकास जी कैसे हैं? नहीं। सर मेरा ऑडियो वीडियो दोनों अच्छे से पहुंच रहा है? ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज का ये सेशन डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन हो आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ प्रशांत भारद्वाज, 25 साल से क्लास टीचिंग में हूँ मैं, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर प्रोफिशिएंसी है माँ सरस्वती की कृपा से। और अभी आप सबके लिए मैं फाउंडेशन में लॉ लेकर आया हूँ, और फाउंडेशन में लॉ की जिम्मेदारी जो पेपर 2 है आप लोगों का कंप्लीट 100 नंबर का, उसकी जिम्मेदारी मेरे मेरे साथ है। तो मैं वो सब आपके साथ पढ़ाने जाऊँगा। और मेरे पास जो ये है यही आई स्कॉलर से ही फ़ोन है, इसलिए मैं उठाना पसंद करूँ। हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो आप सभी मेरा वीडियो अब क्लियर है? हाँ जी, तो वीडियो क्लियर है तो एक बार ऑडियो ऑन करके मेरे को बता दीजिए, क्योंकि पहले चैट पर मेरे पास मैसेज आया था कि यस एवरीथिंग इज क्लियर। रिचर्ड प्लीज आप मेरे को ऑडियो फोन करके कांट सी। यहाँ तो सब क्लियर है, बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा अच्छा, ओके, आ गया है सब कुछ, ठीक है, करेक्ट है, ओके। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो ये सेशन लेने जा रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सेशन में जो सब बैठे हुए हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस से बैठे हुए हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं या बाकी भी बैठे हुए हैं? अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर मेरे को बताएं, और पार्टनर्स हैं तो मुझे बताएं किस तरीके से मैं उसी तरीके से क्लास की अप्रोच को लेना चाहूँगा, या मैं स्टूडेंट्स की अप्रोच के हिसाब से पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले काजल यादव हैं, कुलमिनी हंसद जी हैं, चाहत जैन हैं, सार्थक जैन हैं, वैष्णवी सिंह है, संजीव सिंह है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू टीच लॉ। सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी सीए फाउंडेशन में या तो एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं, करेक्ट है जी? क्योंकि अभी नवंबर के लिए आपका लॉ का भी एडमिशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट्स को क्या मालूम होना चाहिए? देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि जिस स्ट्रीम में मैं पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ का क्या पेपर स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, क्या मार्किंग स्कीम है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए, करेक्ट है ना? तो आइए सबसे पहले हम सीए फाउंडेशन के ओवरऑल एक हेलीकॉप्टर व्यू पर बात करते हैं। सीए फाउंडेशन में देखिए आपके टोटल मिलाकर 4 पेपर हैं। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4। पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो पेपर नंबर 1 जो है वो आपका है अकाउंटिंग का पेपर। पेपर नंबर जो 2 है वो है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कमर्शियल। पेपर नंबर 3 है मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स का। पेपर नंबर 4 है आपका इकोनॉमिक्स का और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अब सवाल उठता है कि ये 4 सब्जेक्ट्स नहीं है, ये 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पेपर नंबर सेकंड में बीएससी भी है, 5वां सब्जेक्ट हो गया। पेपर नंबर थर्ड में साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी है,
ये इसका मतलब ये 6 सब्जेक्ट हो गया। पेपर नंबर 4 में बिजनेस कमर्शियल नॉलेज भी है, बीसी की भी है, तो 7 सब्जेक्ट हो गए। तो एक्चुअली देयर आर 7 सब्जेक्ट्स इन योर फाउंडेशन 6। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो आगे जाकर सीए फाउंडेशन में आफ्टर 12 अपीयर होंगे, यानी उनका जो अटेम्प्ट आएगा वो आएगा नवंबर 22। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी 12th पे पढ़ रहे हैं, तो उनका जो अटेम्प्ट आएगा वो आएगा नवंबर 21। करेक्ट है? तो हम लोग इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करेंगे, उसी तरीके से आपको क्लासेस देंगे कि आप अपने प्रिपेयर होकर जा सकें अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं और 12th में कितने स्टूडेंट हैं इस सेशन में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ऑडियो ऑन करें और ऑडियो ऑन करके मुझे बताएं 11th में कौन कौन स्टूडेंट्स इस समय इस सेशन में बैठा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लेंगे और अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे वैभव फ्रॉम आगरा, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, क्लास 11th। तो अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ सिर्फ क्लास 11th वालों के लिए। क्लास 11th वाले अपना नाम रजिस्टर करें, अपने टीचर को बताएं, ताकि फिर मैं उसी अप्रोच के साथ आपसे बात करूं। अदरवाइज मैं टाइम वेस्ट ना करूं क्लास 11th के स्ट्रक्चर के लिए, सिलेबस के लिए, पढ़ने के लिए। यस, अब नेक्स्ट टर्न आपका है। आप चैट पर कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ऑडियो पे बात करें, क्योंकि मैं वन वे ट्रांजेक्शन करना चाहूंगा तो मैं फिर लाइव क्लासेस नहीं दूंगा, मैं तो फिर रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा, वो काफी रहेगा। ये लाइव है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना ऑडियो ऑन करके मुझे बताएं। यस, कम ऑन। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो यानी कोई भी क्लास 11th में नहीं है, मैं ऐसा मानूंगा। एक सार्थक जैन ने जरूर मेरे को कहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका ऑडियो सिस्टम फेलियर है, दैट्स वाई ये क्लास 11 भिलाई से। ओके, चलिए मान लेते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्लास 12 पर। अब क्लास 12 के स्टूडेंट्स रजिस्टर करें, कौन कौन क्लास 12 के हैं। फाइन, तो इसका मतलब कोई भी क्लास 12 का नहीं है। तो इसका ये भी मतलब है कि जो बाकी जो बैठे हुए हैं वो क्लास 11th और 12 से ऊपर के हैं, यानी आफ्टर पासिंग देयर क्लास 12। तो अब मुझे वो बताएं कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 के हैं। अब कोलकाता से आया है अनुराग सिंह, कोलकाता से। ठीक है, ठीक है जी। कलकत्ता में मैं विजिट करता रहा हूँ और रोटरी क्लब है वहाँ आसनसोल में, वहाँ मैंने 200 स्टूडेंट्स का एक सेमिनार लिया था सीए फाउंडेशन का, अभी लास्ट ईयर ही। तो अब पता नहीं कोलकाता में आप कहाँ से हैं। यशराज सिंह कुछ कहना चाहते हैं, तो देखते हैं। अच्छा, मुझे आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको परमिशन दे दी है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, मैंने आपको परमिशन दे दी है, अब आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं। अब आप बात करें, पढ़ने में मजा आएगा। सार्थक जैन कुछ बोलना चाहते हैं जी। हेलो सर, मैं भिलाई से हूँ, क्लास 11 से, और मेरा नाम सार्थक जैन है। बेटा ग्रेट, थैंक यू। देखिए क्या है, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि टू वे कम्युनिकेशन हो, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम इट विल गो। हेलो, सार्थक जैन से बात हुई है, अभी बात वापस में करता हूँ सार्थक के लिए। चाहक जैन बोलिए बेटा। good evening, sir. I'm Chehak Jain from Bhilai, and this year I have passed class 12th. ओके बेटा, ओके, आप दिस ईयर यू हैव पास्ड क्लास 12। ओके, Yes, तो sir. हैव यू रजिस्टर्ड, हैव यू एनरोल्ड फॉर सीए फाउंडेशन? Sir, in I-30. मेरा कहने का मतलब है आई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, Yes, sir. Yes, sir. I have registered. हैव यू रजिस्टर्ड देयर? ओके, Yes, sir. तो आपका अटेम्प्ट कब है? Sir, I'm planning for November this year. ओके, ठीक है बेटा, ठीक। Yes. और कोई एनी? तो देखिए सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि इसका मतलब ये है कि मेरे इस सेशन में तीनों तरीके के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ऑलरेडी 11th में है,
और एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 12th में हैं और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 12th पास आउट। तो सभी स्टूडेंट्स को उनके अलग अलग जैसी जैसी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे उनके सेपरेट सेपरेट बैचेस बन जाए। जो कॉमन पार्ट है वो सबका एक साथ चलता रहेगा, और जिनको हमें जल्दी सप्लाई देनी है स्टडीज़ की, उनको हम जल्दी सप्लाई देकर उनको जल्दी पेपर के लिए प्रिपेयर करें। जिनको देरी से सप्लाई देनी है कंटेंट की, उनको उनके अकॉर्डिंग सप्लाई करें। पहला क्वेश्चन 11th क्लास के लिए सार्थक, कि आप अगर 11th में हैं तो हम ऐसा नहीं है कि सारा जो कंटेंट है आपको पूरी 11th क्लास में पढ़ा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 11th क्लास के स्टूडेंट डिस्टर्ब हों। जो आपके 11th के सिलेबस में है और जो फाउंडेशन से मैच करता है, हम सिर्फ और सिर्फ बेटा उतना पढ़ाएंगे आपकी क्लास 11th। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, आपका एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आपका एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज। इसमें से जो पोर्शन फाउंडेशन का है हम आपको 11th में वो पढ़ाएंगे, और जो पोर्शन 12th का है वो जब आप 12th में पहुंच जाएंगे आपको तब पढ़ाया जाएगा। अभी प्लानिंग हमने ये करी है ताकि जो आप 11th में पढ़ रहे हैं वो आपका और अच्छा सुपर बिल्ड हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, आप क्लास में परफॉर्म ना करें, आउट परफॉर्म करें। क्योंकि जब आप एडवांस लेवल की नॉलेज रखेंगे उन सिलेक्टेड चैप्टर्स में जो फाउंडेशन में कॉमन है, तो आप सोचिए आपकी नॉलेज लेवल कहाँ पर होगी जब आप कंपेयर करेंगे अपने आप को उसी क्लास में पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट से। जब वो साथी जो फाउंडेशन प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं है आपकी क्लास के, जब आप उनके साथ कंपेयर करेंगे या वो आपको अपने साथ कंपेयर करेंगे, तब पाएंगे कि ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों करता है, ये सॉल्व कैसे कर लेता है, इसके बाद हमसे ज़्यादा नॉलेज क्यों है। रीजन होगा कि आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं इसलिए। तो हमारा ये कोशिश रहेगा बेटा। ओके। कहना चाहते हैं बेटा? ठीक है। चाहक जैन जो है बेटा, जो आप भिलाई से बात कर रही हैं, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि 11th और 12th का आप पास आउट हो चुकी हैं और आपका नवंबर में एग्जाम्स है। तो अब ऐसी हालत में आपको जो हम नवंबर तक 11th को पढ़ाने वाले हैं, जो नवंबर तक 12th को पढ़ाने वाले हैं, वो सब कुछ आपको इसी क्लासरूम में अरेंज करना है, यानी आपको डबल पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो हम नवंबर के बाद पढ़ाएंगे 11th वालों को या 12th वालों को, वो हमें पहले से आपको पूरा कराना होगा। उसकी प्लानिंग करेंगे, मुझे समय दीजिए, इसलिए हम समय के साथ आपसे सेपरेटली बात करेंगे मैनेजमेंट के साथ मिलकर। ठीक है, जिम्मेदारी लेंगे तो डेफिनेटली आपका कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपके सामने आपका सिलेबस की बात करता हूँ। देखिए, तो ये बात करते हैं हम लोग आपके सिलेबस की। देखिए ये है आपका फाउंडेशन कोर्स का बिजनेस लॉ का सिलेबस। बिजनेस लॉ का सिलेबस में 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ है और 40 मार्क्स का बिजनेस कमर्शियल रिपोर्टिंग, कॉरस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। तो 60 मार्क्स का जो बिजनेस लॉ है, आज की लॉ की क्लास है तो हम लॉ पर बात करेंगे। तो इसमें टोटल मिलाकर ये 5 लॉ आपके पास है। नंबर फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, 1872। सेकंड है आपका, फर्स्ट आपका ये था, सेकंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, अगर मैं जिन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 11th में भी है और 12th में भी। बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हैं, ठीक है, और अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, ये आपका बिजनेस स्टडीज में मिलेगा आपको, और ये आपको जो है 12th में पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, वर्किंग, और साथ में बिजनेस स्टडीज में मिलेगा। कंपनी एक्ट आपके 11th के बिजनेस स्टडीज में है और 12th के में आपको ये मिलेगा 12th के सिलेबस में अकाउंट्स में और साथ में बिजनेस स्टडीज में। तो यानी कि अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मुझको जो फोकस करना है स्कूल स्टूडेंट्स को, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे जो फोकस करना है, मुझे अभी ये फोकस करना है स्कूल स्टूडेंट्स को। तो जब तक आप स्कूल में हैं तब तक मुझे सिर्फ ये चीज़ें ख़त्म करनी है, और जैसे ही आप स्कूल का अपना बोर्ड का पेपर दे देंगे 12th का, तो जो बचे हुए एक डेढ़ महीना होता है उसमें हमें ये ख़त्म करना है। और अगर आप लोग इससे पहले
नीचे का खत्म कर गए तो हल्का हल्का छोटा छोटा टिटबिट्स हम लोग इसमें से, मैं अपने स्टूडेंट्स का इसमें से करके धीरे धीरे कराता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि स्कूल की पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, हम लोग कॉम्पिटिटर ना बने, हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बने। हम लोग का मतलब मेरी पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हुई। चाहत की बात करेंगे तो भी ये 3 4 5 बच्चों के साथ और ये दोनों सेपरेटली आपको मैं पढ़ाना पसंद करूंगा। आइए अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी एक्ट 2013। जी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले कि हम लोग कंपनी एक्ट 2013 की तरफ मूव करें, मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप सब जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं तो आप लॉ क्यों पढ़ते हैं? ये सब लॉ आपके सिलेबस में क्यों है? आप एडवोकेसी तो नहीं करने जा रहे हैं, तो फिर ये आपके सिलेबस में क्यों है? ऐसा अब इसके लिए आप क्या जवाब देते हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो 11th में है, 12th में है या आफ्टर 12th पास आउट है, तो वो सब अभी मेरे सामने आए और मेरे से बात करें। बताएं आप क्या कहना चाहिए। सार्थक, आप कुछ कहना चाहिए? चहक, आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? चलिए, जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो ऐसी हालत में आप लोग जो है या तो चैट पर मैसेज कर दिया करें पास, ठीक है, इतना आप लिख दिया करें तो 2-3 स्टूडेंट्स का भी ऐसा हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि अभी उनके पास कोई आइडिया नहीं है बात करने के लिए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपके पास आइडिया नहीं है, तभी मेरे को भी मटेरियल मिलेगा आपको बताने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, if you are going into chartered accountancy, so actually you are going to prepare yourself giving consultancy to the corporate firms, to the business world। जो भी बिजनेस वर्ल्ड है या जो भी कंपनी से संबंधित जो भी दुनिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आप उन सबको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देने के लिए ट्रेनिंग में आ रहे हैं। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम is designed and developed by the ICAI, Institute of Chartered Accountant, and the program name is Chartered Accountancy (CA), और those certified person are known as Chartered Accountant। और जिनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक छोटी मोटा डिग्री नहीं है, ये डिग्री है, एक सीए इंस्टीट्यूट की डिग्री है, इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से की एक डिग्री है, और इंडिया में जो बेस्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट जो हाइट बोली जाती है, ये वो उस हाइट को कहते हैं। क्या ये मुश्किल है? मैं कहता हूँ कि मेरे को पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं और मुझे लगा है कि जैसे आप 11th पास करते हैं, जैसे आप 12th पास करते हैं, बिल्कुल उतना ही अगर आप हार्ड वर्क, उतना ही परिश्रम आप सीए में 4 साल दिखा देंगे तो आपको सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सच बात बता रहा हूँ ये, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। अगर उतना ही मेहनत जितना आपने 11th में दिखाया था, 12th में दिखाया था, अगर आप 12th पास आ गए, अगर आप 11th पास है तो मैं ये कहूँगा जितना आपने 10th में मेहनत करके पास किया है 10th, लगभग उतना ही मेहनत करना है। सर क्या बात करते हैं, मेरे तो घर में मेरे तो चाचा, मेरी तो बुआ, मेरे तो अंकल सब ये कहते हैं कि सी बड़ा टफ है, सब लोग फेल हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। नहीं बेटा, ऐसा दरअसल रीजन है हम पढ़ने की अप्रोच को बदल लेते हैं। सर पढ़ने की अप्रोच कैसे बदल लेते हैं? पढ़ने की अप्रोच ये बदल लेते हैं कि हम स्कूल में कैसे पढ़ते हैं। सोचिए, लेक्चर लेते हैं, रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं, रजिस्टर प्रिपेयर टाइमिंगली करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपका टाइमिंगली कॉपी चेक होती है स्कूल में, तो टाइमिंगली आप भी रजिस्टर कॉपी मेंटेन करते हैं। और फिर उसके बाद बीच में क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। एकदम से पेपर देने तो नहीं बैठ जाते ना एकदम से मार्च में ही सीधा, बीच में क्या होता है, यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल के, ट्यूशन में भी टेस्ट होते हैं, तब जाकर आप मार्च में बैठते हो।
समझ में आया कि नहीं आया? ये अप्रोच सीए में कौन सा स्टूडेंट करता है इंडिया में, जरा मुझे बता दो आप। अपने उन्हीं चाचा जी से, उन्हीं बुआ जी से, उन्हीं पड़ोस वाली दीदी से पूछो, क्या उन्होंने ऐसा कभी किया था? 100 में से आपको 90 स्टूडेंट ऐसा करते हुए नहीं मिले। तो जब ऐसा कर ही नहीं रहे तो फिर भैया होगा क्या? चाय में चीनी की जगह नमक डालोगे तो मिठास कहाँ से आएगी? होता क्या है, सीए स्टूडेंट पढ़ता है कैसे? एक सीए स्टूडेंट पढ़ता है, ट्यूशन सेंटर जा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद बस आकर घर में बैठ गया और उसे लगा कि भैया मैं 5 घंटे का ट्यूशन सेंटर पढ़कर आया हूँ, ठीक है, अब मैं 5 घंटे में एहसान कर दिया जिंदगी पर, और वो घर में आके मुश्किल से आधा घंटा पढ़ेगा और उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाने में लग जाएगा। घर वाले भी कुछ काम दे देते हैं, जिंदगी ऐसी बीतती रहती है, डेली 5-6 घंटे पढ़ लेता है, बाकी 4-5 घंटे अलग अपनी लाइफ स्टाइल होती है उसकी। और चूंकि सीए स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सीए के पास जाकर आर्टिकलशिप भी लेता है, तो बेटा आर्टिकलशिप पीरियड में आपको वहां पर अटेंडेंस शो करनी पड़ती है, ऑफिस में जाना पड़ता है। 8 घंटे का वहां वर्किंग पीरियड होता है, जॉब होती है आपकी 8 घंटे की। 8 घंटे वहां जाना, 5 घंटे ट्यूशन सेंटर में जाना, 13 घंटे तो यही होगा। तो फिर पढ़ता ही नहीं बच्चा। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ये सब हैबिट करी थी, हालांकि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी आर्टिकल को 8 घंटे अपने ऑफिस में नहीं रोकते हैं, नॉर्मली वो 5 घंटे 6 घंटे ही रोकते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में सीए के यहाँ जाना एक लड़ाई होती है, 2 घंटे में पहुंचेगा आदमी, 2 घंटे में वापस आएगा, 5-6 घंटे वहां भी रुकेगा, तो 8 घंटे उसके हो जाते हैं, 8 या 9 घंटे वहां हो जाते हैं, बाकी शहरों के आप जानते हैं। तो मेरा सीधा सा एक सिंपल फंडा है, सिंपल फार्मूला है, आप अपने आप को मानो ही नहीं कि आप चांद पे जा रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने घर पर हो, प्लेन से प्लेन पर जा रहे हो, प्लेन एरिया से प्लेन एरिया की तरफ जा रहे हो। आप अपने आप को मानो नहीं कि आप सीए कर रहे हो, आप ये मानो कि आप 11th और 12th कर रहे हो, बस, और कुछ नहीं कर रहे। जैसे 11th-12th में आप टाइमिंगली रजिस्टर प्रिपेयर करते थे, वैसे रजिस्टर प्रिपेयर होने चाहिए। चलिए, टाइमिंगली रजिस्टर प्रिपेयर कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको 4 टीचर मिलेंगे फाउंडेशन में, ठीक है। फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट में आओगे तो फिर आपको हमारे यहाँ पर आई स्कॉलर में आपको 8 टीचर्स का सेट मिलेगा। अब फिलहाल फाउंडेशन पे बात करता हूँ। मैंने जो पढ़ाया, घर पर जाकर आप उसे मेन रजिस्टर पर उतारोगे तो आपका काम पूरा होता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेन रजिस्टर बनाते ही नहीं है, बस वही रजिस्टर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसी रजिस्टर में आपका मैथ्स भी है, उसी रजिस्टर में आपका इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ मिक्स है, खिचड़ी बोलते हैं इसे। क्या स्कूल में कभी ऐसे बना था? स्कूल में ऐसे किया भी था, तो भी घर पर जाकर सबकी सेपरेट सेपरेट कॉपी बनाते हैं। तो आपको ऐसे करना है, रफ कॉपी जो मर्जी चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, आपको भी कोई मतलब नहीं, आप कीजिए जैसा करना है। घर पर जाकर सबके सेपरेट सेपरेट रजिस्टर बनाएं, बाहर इंडेक्स हो, पेज नंबर पता हो, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ा है, कौन से पेज नंबर पर उसमें है। आप इस तरीके से आप लोग स्टार्ट करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं सरप्राइज अटैक करता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक मेरी क्या होगी? सरप्राइज होगी। मैं एकदम से क्लास के बीचों बीच बोलूंगा कि मैंने लास्ट क्लास 2 क्लासेस में जो पढ़ाया था उसका रजिस्टर चेक कराओ, उसका रजिस्टर चेक कराओ। तो आप, हो सकता है 50% स्टूडेंट गए हम रजिस्टर नहीं लाए हैं, तो जब आप चलोगे तो हो सकता है मेरा व्हाट्सएप ही आ जाए कि आज रजिस्टर लेकर आपने इंस्टीट्यूट जाना है, और मैं क्लासरूम में कैमरा खुलवा कर रजिस्टर देखता हूँ। और अगर जिस सेंटर में आप बैठे वहां ऐसा करना पॉसिबल ना होवे, तो मैं ये कहता हूँ कि घर पर जाते ही सभी स्टूडेंट ने अपने रजिस्टर की वो फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दें, और मैं फिर तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगा, ठीक है। तो हर बार शिकायत करने वाला मेरी आदत नहीं है, 2-3 बार मौके देता हूँ, उसके बाद ही उनसे कहूंगा कि भाई थोड़ा सा ध्यान करो बच्चे पर, क्योंकि ये भविष्य का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं बनाने जा रहा हूँ इंजीनियर, और ये कह रहा है कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा कर्मचारी, मैं बनूंगा वर्कर, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। आओ हम इंजीनियर बनाएं। तो ये बात बेटा ध्यान रखना। मैं एक गुरु हूँ, मैं एक दोस्त की तरह भी बात करूंगा, भाई की तरह भी बात करूंगा, और मैं कड़वा भी कभी कभी बोलूंगा और कभी कभी मीठा भी बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है आप सबके बेटरमेंट के लिए। चलिए, आप कहेंगे सर ठीक है आपकी मेंटरिंग हमें समझ में आ रही है, तो बेसिकली बेटा मैं स्ट्रेटेजी पर भी बीच बीच में फोकस पे रहता हूँ। स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए इस सब पर भी मैं बीच बीच में आप लोगों को, बीच बीच का मतलब हर क्लास में
बात करता रहूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली शीट में, तो पहले आपको ये बता दूं कि किस लॉ में क्या है। आप बिजनेस की कंसल्टेंसी देने जा रहे हैं, तो आपके पास एक क्लाइंट आते हैं, पड़ोस वाले अंकल आते हैं, उन्हें पता लगता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा करते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप। तो वो आपके पास आते हैं और आपसे क्या बात करते हैं कि बेटा ऐसा है कि हमारी एक दुकान चल रही है बाहर मेन रोड पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो योजना बनाई है तो उसके अनुसार मैं उसे रजिस्टर्ड कर लूँ। तो क्या मैं अपनी दुकान को प्रधानमंत्री योजना के अनुसार रजिस्टर करके कुछ पैसे का लाभ उठा सकता हूँ? तो आपके पास क्या जवाब होगा? या पता चलता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और फिर एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है कि सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे आप बताइए कि मैं बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करूँ? मेरे लिए पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा रहेगा, या मैं प्रोप्राइटरशिप चलाऊं, या मैं एचयूएफ की तरह चलूं, या मैं कंपनी बनाऊं, या मैं ट्रस्ट बनाऊं? मैं क्या बनाऊं और मैं कैसे अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकता हूं? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि किसका क्या कानून है। देखिए, हम आते हैं, मालिक अकेला है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उस पर प्रोप्राइटरशिप में उस पर जो अप्लाई होता है वो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होता है। अगर वो पार्टनरशिप आना चाहता है तो उस पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, इनकम टैक्स एक्ट तो सब पर अप्लाई होता है। तो अब देखो सामने आपको नजर आ रहा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप। तो ये दोनों तो बेटा बेसिक है, बेसिक है, ये तो सब पर अप्लाई होंगे और ये स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर उसने पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप बनाने के लिए उसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एक्ट के क्या फायदे हैं और क्या लॉस हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कैसे मालूम होंगे? जब आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे। इसीलिए आपके कोर्स में, फाउंडेशन में बेसिक एक्ट्स, जो ये बेसिक एक्ट्स हैं, ये आपके कोर्स में अप्लाई किए गए। अगर आप अपने क्लाइंट को ये बात बोल दो कि अंकल जी आप पार्टनरशिप बिजनेस कर तो रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर आपकी औलादें दुखी हो जाएंगे, तो वो ये आपकी तरफ देखकर ये सोचेगा कि यार ये मुझे समझा रहा है या डरा रहा है, क्या कर रहा है? आप ये कहोगे जी हाँ अंकल मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज से 20 साल के बाद आपका टर्नओवर कितना होगा आप क्या समझते हैं? वो कहेंगे बेटा करोड़ों से कम तो कभी अभी टर्नओवर हुआ ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर हम 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो आज से 20 साल के बाद ज्यादा नहीं तो 20 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा हमारा साल का। तो ठीक है, आप उन्हें कहेंगे सर अगर सभी ने एक ना एक दिन जाना है इस धरती से, आपके बाद आपका बिजनेस किसको मिलना चाहिए? वो कहेगा डेफिनेटली, ऑब्वियसली मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे पार्टनरशिप एक्ट में अगर इसकी व्यवस्था ना हो तो क्या आप अपना बिजनेस आप अपने बच्चों को हैंड ओवर नहीं कर सकते? तो वो हैरान हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी ऐसा ही होता है, नहीं हो पाएगा। तो वो पूछेंगे कैसे नहीं हो पाएगा? तब आप उन्हें ये बात बताएंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस जो पैदा होता है वो एग्रीमेंट से पैदा होता है। आप 3 दोस्त हो ABC और तीनों ने एग्रीमेंट से पार्टनरशिप बिजनेस किया, तो इसका मतलब D एग्रीमेंट में नहीं है, E एग्रीमेंट में नहीं है, F एग्रीमेंट में नहीं है। तो अगर C की डेथ हो जाती है तो C के जो नॉमिनी है वो पार्टनरशिप में मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि वो C के बेटे हैं, सिर्फ इस बिना पर। क्योंकि बेटा होना पार्टनरशिप में मालिक होने का कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी एडवांटेज नहीं, कोई राइट नहीं। पार्टनरशिप में ऑनरशिप एग्रीमेंट से पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये तो बात तुमने सही कही, थैंक यू। इस बात पर मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल एडवाइस देने में, फीस देने में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अब उन्होंने पूछा जी फिर क्या करूं? आपने कहा देखिए अगर आपने लंबा बिजनेस करना है तो आप कंपनी में आ जाइए, लेकिन थोड़े से फॉर्मेलिटी ज्यादा होंगी।
हमारी सेवाएं आपको साल में ज़्यादा नहीं तो 2 बार तो लेनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं बिजनेस करने आया हूँ, बिजनेस फुल प्रूफ होना चाहिए, आगे सेफ होना चाहिए, मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इसलिए मैं साल में 2 बार क्या, मैं तो डेली तुम्हारा चेहरा देखना चाहूँगा। मैं तो चाहूँगा इतना बड़ा बिजनेस हो जाए मेरा कि तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा ही ना हो। तो ऐसे कोई बात नहीं है, कंपनी एक्ट में बताओ क्या ये समस्या नहीं आएगी? आप तब आप उन्हें बताएंगे नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी में होता ही है कि आप बनते हो शेयर होल्डर, और एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर से पूछे बगैर बिना परमिशन के अपने शेयर किसी भी आदमी को ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी आदमी को ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसी हालत में आपका बच्चा, अगर वो शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो आप मेजोरिटी होल्डर हैं, तो आपका बच्चा भी मेजोरिटी होल्डर हो गया ऑटोमेटिकली। तो इजीली वो बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे धीरू भाई अंबानी के बिजनेस को मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने कंटिन्यू किया। अब उन्हें बात कनेक्ट हुई, अब उन्हें बात समझ में आई, तो अब उन्हें आपकी फीस देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इस छोटी सी कहानी में मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई कि किस तरीके से फाउंडेशन कोर्स में आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट होता है। करेक्ट है ना? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या है। अब पार्टनरशिप जो कि उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, तो पार्टनरशिप बिजनेस चाहता है कि उसे कंपनी की तरह थोड़ी एडवांटेज मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस में तो जाना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप से बेहतर हो, पर कंपनी में जितने लीगल कंप्लायंसेस है, पता नहीं अभी उतना बिजनेस बने ना बने, तो थोड़ा सा उससे डाउन हो। तो कुछ ऐसा है, तब हम उन्हें बताएंगे जी ऐसा है, भारत सरकार ने इसके लिए व्यवस्था कर ली है। 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना था, आप वो ले लीजिए, इसमें आपको पार्टनरशिप के भी मजे मिलेंगे और आपको कंपनी की छतरी भी मिलेगी, सुरक्षा कवच भी मिलेगा। उन्हें समझ में आया। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में मैं एलएलपी बन जाता हूँ, तो कल को क्या मैं कंपनी में अपनी कंपनी में चेंज कर पाऊंगा अपनी फर्म को? तो आप कहेंगे जी हाँ, आपके पास ये सुविधा होगी। अब उन्हें समझ में आ गया। अब उन्होंने कहा कि ये तो सलाह पहले से भी बेहतर है, चलो ठीक है, आप मेरे डॉक्यूमेंट इसी आधार पर बनाइए, बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लाने हैं, बताइए क्या क्या एग्रीमेंट मुझे साइन करना है, बताइए आपको मुझसे और मेरे पार्टनर से क्या क्या चाहिए। फिर आप उन्हें फॉर्मेलिटीज बताएंगे, वो सब चीज़ें आपको ला कर देंगे। आपको मालूम होने चाहिए कौन कौन से ऑफिस हैं, उनकी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ पर क्या फॉर्म होता है, कोर्ट में कैसे काम होता है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग आपको मिलेगी आपके 3 साल के आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में अपना ट्रेनिंग पीरियड निभाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी सीए के यहाँ पर, और थ्योरेटिकली हम लोग जो है आप पेपर पास कर रहे हो उसमें आपको मिलती रहेगी। तो 3 साल बाद आप 3 साइकिल देख चुके होंगे। 3 साइकिल मतलब 3 बार आप इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके होंगे, 3 बार कंपनी एक्ट का आप देख चुके होंगे, ठीक है, तो 3 साइकिल आप देख चुके होंगे। तो आप 3 बार जब जो चीज रिवाइज हो जाती है, तो गेम क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। तो सी का गेम ओवर हो जाएगा और तुम बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं पहले आपको इनवाइट करता हूँ, और आप लोग जो सेशन के बीच में हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो लोग अपने क्वेश्चंस को रेज करें इस सेशन के लिए। यस, तो किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। जैन कुछ बोलना चाहते हो बेटा? ऑडियो ऑन करो। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, एज सच तो अभी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। देखो क्या है, आज हमारी कौन सी क्लास है? पहली क्लास है ना?
आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बनना चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में। पता नहीं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पता नहीं कहीं मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मुझे मेरा स्टूडेंट ही फीडबैक देगा। मैं हेलीकॉप्टर की रफ्तार से भाग रहा हूँ और तुम हो रॉकेट वाले, तो मुझे रॉकेट बनना पड़ेगा ना, है कि नहीं? यस सर। और मैं हूँ रॉकेट वाला और तुम हो कछुए की स्पीड के स्टूडेंट, तो मुझे वापस कछुआ बनना पड़ेगा ताकि मैं और तुम एक साथ चल सकें। तो मुझे आपके बारे में और आपको मेरे बारे में मालूम होना चाहिए, इसीलिए बीच बीच में आपस में हमने बात करनी है। 2-3 क्लास 4-5 क्लास में फिर हम एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि किस स्पीड से हमें आगे बढ़ना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आप लोगों का भी बढ़ने लग जाएगा। फिलहाल चेक मैं आपसे पूछता हूँ, यस सर। अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अभी जो बिजनेस लॉ है उसमें देखो पेपर कैसे आता है, मैं आपको ये बात बताऊंगा। बिजनेस लॉ में जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव आने लग गया है। पहले ऑब्जेक्टिव आता था, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, ये क्वेश्चन होता था, 4 ऑप्शंस होते थे और आप वो सब करते थे। अब जो आने लग गया है पेपर, अब कैसे आने लग गया? सब्जेक्टिव। जी, जैसे आपने 12th क्लास का पेपर देकर आए हैं, बिल्कुल वैसे आपने 12th क्लास है ऐसे अकाउंटेंसी का पेपर दिया था, तो उसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे एग्जैक्ट वही आएगा। क्या क्या आता है देखिए, जो आपका पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। ऑब्जेक्टिव बहुत मिनिमम आता है, 15 या 20% का आता है टोटल, 100 में से 15 नंबर का, और बाकी जो 80 या 85 नंबर का आता है वो सब्जेक्टिव आता है। उसमें भी 2 हिस्से होते हैं, क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखना है, या कई बार क्या हमेशा केस लॉ भी आता है बेटा। उसमें क्या होगा कि कोई काल्पनिक केस बना कर दे रखा होगा कि मैं आपको एक केस मैं आपको बोलता हूँ कि एम मिस्टर एम एक कंपनी के मेजर शेयर होल्डर और वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने कंपनी को लोन भी दे रखा, अपनी ही कंपनी को लोन भी दे रखा, और उनकी कंपनी टिम्बर का बिजनेस करती है। टिम्बर समझते हो, इमारती लकड़ी। अचानक एक दिन होता क्या है कि इमारती लकड़ी का उनको इंश्योरेंस कराना है और वो लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब यहाँ पर जो इमारती लकड़ी का जो इंश्योरेंस उन्होंने कराया है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कराया है। अब पर्सनल कैपेसिटी में जब उन्होंने अपने कराया है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन बाद में जाकर इस इमारती लकड़ी में टिम्बर में आग लग जाती है, बाद में वो कंपनसेशन मांगते हैं। तो अब ये बताइए कि क्या उन्हें क्लेम मिल जाना चाहिए या नहीं मिल जाना चाहिए? हाँ जी सर अगर वो इंश्योर्ड होंगे गुड्स तो क्लेम कर सकते हैं उन लोग। जी बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने जो है गुड्स को इंश्योर कर रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मैंने टर्म बोली, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया हुआ, इसमें किया हुआ है, यानी उन्होंने इंश्योरेंस जो किया था वो अपने नाम से किया, इसी बेस पर उनका जो इंश्योरेंस क्लेम था वो रिजेक्ट हो जाता है। रीजन, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करा सकता। यानी कि तुम्हें मालूम है कि मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ, जय यस सर। तुम्हें मालूम है मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ? नो सर। अरे मैंने भाई रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, अगर मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदे हुए तो मैं रिलायंस कंपनी का मालिक कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? यस सर। है ना? आपके पापा ने भी हो सकता है रिलायंस के शेयर खरीदे हो, तो वो भी कंपनी के मालिक हैं, लेकिन डिसीजन पावर किनके पास होती है? मैं रिलायंस कंपनी के ऑफिस में जाकर, जो मैनेजमेंट रूम है उसमें जाकर डायरेक्टर की चेयर पर जाकर बैठ सकता हूँ क्या? नो सर। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए शेयर्स मेरे मेजॉरिटी में होने चाहिए। क्या होने चाहिए?
मेजोरिटी में होने, और मेजोरिटी शेयर होल्डर मुझे जहां बिठाएंगे वहां मैं बैठने का राइट रखता हूँ। तो अगर शेयर मेरे मेजोरिटी में होंगे तो ऑटोमेटिकली मैं जो हूँ राइट बन जाएगा मेरा। बात समझ आई ना? Yes, sir. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मालिक हूँ, तो क्या मेरे पास राइट है रिलायंस कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका बीमा करवाने का, उसका इंश्योरेंस कराने का? No, sir. आ गई ना बात समझ में? तो यही यही केस था जो मिस्टर एम वाला केस मैंने बताया था। आपके कोर्स में है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है? तो इसी केस में यही हुआ था, जो मिस्टर एम थे मैक्यूरा, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा लिया, बाद में कंपनसेशन मांगा। कंपनसेशन इस बात पर रिजेक्ट हो गया क्योंकि जो जज थे उन्होंने ये बात बोली कि आप प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस एज ए शेयर होल्डर कैपेसिटी में आप नहीं करा सकते। क्लेम पाने के लिए आपको क्या चाहिए था कि आप कंपनी की कैपेसिटी में होते, कंपनी के लेटर पैड से, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के बैंक अकाउंट से आप लोग पेमेंट करते, तब ऐसा पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला? यहाँ पर ये सीखने को मिला सार्थक जी, यहाँ पर ये सीखने को मिला कि कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होता है। सार्थक, इसको क्या कहते हैं, इस रूल को क्या कहते हैं? कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। तो इस फीचर को, इस विशेषता को क्या कहेंगे चहक जैन? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहेंगे हम? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? हाँ Yes, जी, sir. देखिए चलते हैं हम आगे। थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, अब मैं उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए उतना ही पोर्शन लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं अभी अभी आपसे बात करती, तो सबसे पहले मैं आपको उसी के बारे में बता देता हूँ कि हमने बात करी अभी अभी मैक्यूरा वर्सेस, आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया है चेक जी? क्या आपके Yes, पास sir. स्टडी मटेरियल है सी इंस्टीट्यूट का आपके पास? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला है। ठीक है। एडमिशन लिए कितना टाइम हो गया? सर अभी 1 वीक ही हुआ है। अच्छा ठीक है। तो स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है मालूम है? हाँ सर, वो ऑनलाइन परचेज करने बोले हैं। हाँ, परचेज नहीं करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक कूपन कार्ड मिलता है। तो जहाँ यस। से हम परचेज करते हैं, परचेज वो करेगा जिसने खो दिया है अपना स्टडी मटेरियल, या वो दोबारा से पुराना चाहता है, उसके पुराने हो गए स्टडी मटेरियल, वो परचेज करेगा। आप लोग तो वो जो कूपन मिलता है आपको, आप वहाँ पर उस कूपन का जो कोड नंबर है वो मेंशन कर देंगे तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपके घर पर स्टडी मटेरियल आ जाएगा। जल्दी से कर दें, इस समय तो बड़े जल्दी आ रहे हैं, 2-4 दिन में ही आ रहे हैं, वरना पहले तो 2-2 महीने लग जाते थे हमें। ओके सर। हाँ जी, तो ये केस है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 का, ठीक है? तो इसमें यही हुआ था इस केस लॉ में कि यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉपर्टी थी वो इसने पर्सनल कैपेसिटी में इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। रीजन, उन्होंने कहा कि कंपनी के बिहाफ पर कोई भी शेयर होल्डर पर्सनल कैपेसिटी में अगर इंश्योरेंस कराता है तो हम उसे क्लेम ऑफर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ही आया, ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो भैया कंपनी के नाम चेक काट दो। तो जवाब आया कि कंपनी के नाम हम क्लेम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कंपनी ने आज तक हमसे इंश्योरेंस कराया ही नहीं। जब कंपनी ने इंश्योरेंस हमसे कराया ही नहीं है तो हम कंपनी को क्लेम दे नहीं सकते। शेयर होल्डर ने कराया है तो शेयर होल्डर को इसलिए देंगे कि शेयर होल्डर उसका मालिक नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्पेशल फीचर था, इस स्पेशल फीचर्स को हम क्या कहेंगे? सेपरेट लीगल
एंटिटी, ठीक है। तो यानी कि कंपनी इज सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी देन शेयर होल्डर्स। अब इसी में एक केस और बताता हूं आप लोगों को। हाँ जी, अब इसमें क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन थे मिस्टर सालोमन। तो मिस्टर सालोमन जो थे वो बेसिकली शू बिजनेस में थे और उनका बड़ा ही अच्छा बिजनेस चलता था जर्मनी में। कॉन्फिडेंस हो गया उन्हें कि बहुत ही बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा है, अकेले मालिक हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाऊं। और पूरी दुनिया में बिजनेस को फैलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा लाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए अब उन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं एक कंपनी ओपन करूं। अब कंपनी दो तरीके की होती है सार्थक जी, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट में पैसा प्राइवेट लोग ही लगाते हैं, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, मतलब मैनेजमेंट होता है वही लगाता है। पब्लिक में कंपनी का मैनेजमेंट भी लगा सकता है और वो पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं। पब्लिक से पैसा ले सकते हैं तो बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा तो बहुत सारा बड़ा बिजनेस करेंगे, बहुत सारा बड़ा बिजनेस करेंगे तो बहुत सारा बड़ा प्रॉफिट आएगा। ऐसा मिस्टर सालोमन सोचने लग गए और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। तो जो उन्होंने अपनी कंपनी बना ली, तो अब कंपनी बनाने के लिए चाहिए थे मेंबर्स। तो उन्होंने क्या करा कि मेंबर्स में सारी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। वो और उनकी मिसेस, उनका अपना लड़का और उनकी अपनी लड़कियां, ये सभी कंपनी के मेंबर्स बन गए। अब मेंबर्स बनने के लिए एटलीस्ट एक सिंगल शेयर जरूर होना चाहिए किसी भी आदमी के पास। यानी कि चहक, बेटा मैं रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ पर मेंबर नहीं हूँ। हालांकि मैं मेंबर बन सकता हूँ अगर मेरे पास सिंगल शेयर भी हो और उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो कि हाँ एक सिंगल शेयर वाला आदमी मेंबर हम ले लेते हैं। तो फिलहाल इन्होंने जो है मेंबर बना लिए और मेंबर्स बना लिए और कंपनी ने वो चलता हुआ बिजनेस जो सोलोमन का था वो ले लिया। अब आप कहेंगे सर बिजनेस तो उन्हीं का था, एक आदमी अपने आप को पेमेंट कैसे दे सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, कंपनी अलग है, बिजनेस अलग है। तो कंपनी को सोलोमन का चलता चलाया बिजनेस लेना है तो उसके लिए कंपनी को पैसे देने पड़ते। कंपनी ने पैसे दिए, उसने क्या करा, सोलोमन को 10,000 पाउंड के तो सिक्योर डिबेंचर्स दे दिए, 20,000 पाउंड के इक्विटी शेयर्स दे दिए और 8782 के कैश में पेमेंट कर दिया। ये कंसिडरेशन किसको मिल गया? सोलोमन को मिल गया। आज से दुकान किसकी है? कंपनी की है। आज से दुकान में रखा हुआ फर्नीचर किसका है? कंपनी का है। आज से कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं? सॉरी, जो दुकान के रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं? कंपनी के। आज से दुकान में रखे हुए जितनी प्रॉपर्टी है, दुकान के जितने ग्राहक हैं, दुकान का जितना भी लेन देन है, वो सब किसका है? वो सब दुकान का हिसाब किताब सारा कंपनी का हो गया। इसी बात के पैसे दिए गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तभी आगे बढ़ूंगा। चहक जी और सार्थक जी बताएं, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर, समझ आ गया। ठीक, क्या ये पढ़ा हुआ है आपने अपने कोर्स में? ये केस 11th या 12th में कभी पढ़ा? कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं। जब बिजनेस स्टडीज होता है तो उसमें जब कंपनी का इंट्रोडक्शन होता है तब ये केस फेमस है और दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं और दुनिया भर में जितनी भी बिजनेस स्टडीज की किताबें हैं और कंपनी लॉ की बुक्स हैं उनमें पहले या दूसरे दिन ये केस पढ़ा दिया जाता है। तो बड़ा फेमस केस है, सालोमन वर्सेस सालोमन के नाम से मशहूर है ये। चलिए, तो अब ये पेमेंट जो है पहुंची
कंपनी ने व्यापार करा और कंपनी का प्रॉफिट होने के बजाय सेल्स घट गई और लॉस हो गया। लॉस हो गया तो अब ऐसी हालत में जब देखा गया तो पता लगा कि कंपनी में लोन हो गया है, उल्टा कर्जा हो गया है और 8,000 पाउंड का पब्लिक को पैसा देना है। और पब्लिक को जो पैसा देना है वो है अनसिक्योर्ड। क्या है? और कंपनी पर लग गया ताला और कंपनी हो गई बंद। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ आपका? तो अब ऐसी हालत में कंपनी की सारी एसेट्स को बेच दिया गया और सारी एसेट्स को बेचने पर जो मेरे पास पैसा पड़ा है, जो हमारे पास पैसा पड़ा है वो कितना है? वो है 6050। लेकिन मेरे को पेमेंट करनी है पब्लिक की। पब्लिक की पेमेंट कितनी है? 8000 और सॉलोमन की भी पेमेंट करनी है 10,000। दोनों ही डिवेंचर्स हैं, पब्लिक के भी डिवेंचर्स हैं, सॉलोमन के भी डिवेंचर्स हैं। सार्थक जी, पब्लिक का भी लोन है, सॉलोमन का भी लोन है, पर लोन में फर्क है। 8,000 रुपीज का अनसिक्योर्ड लोन है और 10,000 रुपीज का सिक्योर्ड लोन। सिर्फ नेचर फर्क। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का क्या मतलब होता है? सिक्योर्ड का मतलब है कि जब कोई सामान गिरवी रखकर लिया जाता है लोन, तो वो सिक्योर्ड लोन होता है। और जब कोई सामान बिना गिरवी के लिया जाता है, बिना कोई सामान रखे लिया जाता है, तो वो अनसिक्योर्ड होता है। तो पब्लिक का ने कोई भी सामान गिरवी नहीं लिया था, बस ऐसे ही विश्वास के आधार पर दे दिया। और सॉलोमन ने तो सिक्योर्ड था, तो उसने तो जो दुकान जब ट्रांसफर की थी अपने कंपनी को, तो तभी एग्रीमेंट में लिखवा लिया था कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो ये मेरा सिक्योर्ड है। पब्लिक कोर्ट में पहुंची, सॉलोमन भी कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोर्ट में क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा। कोर्ट में लड़ाई झगड़ा किस बात पर है कि ये जो कैश पड़ा है ये किसको मिलना चाहिए? ये पब्लिक को मिलना चाहिए या सॉलोमन को मिलना चाहिए? पब्लिक का क्या कहना है? पब्लिक की बातें सुन लीजिए। पब्लिक का कहना है कि ये कंपनी का डायरेक्टर कौन, कंपनी का मेंबर कौन? वो है सॉलोमन। तो ऐसी हालत में ये चूंकि मैनेजमेंट जो चला रहा है, लॉस भी उसी ने पहुंचाया है, तो ऐसी हालत में मैनेजमेंट जो है होते हैं मालिक लोग, तो मालिकों को तो बाद में पैसा मिलना चाहिए, पहले पब्लिक को पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए ये जो कैश आया है ये पैसा पब्लिक को मिलना चाहिए। अगर बच जाए तो फिर जहां मर्जी जाए, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। ये पब्लिक की है दलील। अब क्या होगा इस केस में, यही अब आपको सोचना है। बात समझ में आई आप सबके? तो ये केस भी जो है मशहूर हुआ, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी। और ये केस भी ये बताता है कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कौन सी एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना? तो सेपरेट लीगल एंटिटी को बताता है। इसमें मैं फैसला आपको अभी से बता देता हूं कि क्या फैसला आया। इसमें भी ये था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मिस्टर सॉलोमन एक अलग है और उनकी कंपनी अलग है। तो जब कंपनी में पैसा दिया जाएगा, जब कंपनी अपना पैसा वापस करेगी, तो वो पब्लिक को दे या सॉलोमन को दे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मैनेजमेंट, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स देयर अदर पार्टीज। कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो ऐसी हालत में कंपनी जो भी पैसा आया है वो सबसे पहले लायबिलिटी पे करने लगा है। अब वो लायबिलिटी में सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो सिक्योर्ड लायबिलिटी, और सिक्योर्ड लायबिलिटी है मिस्टर सॉलोमन के पास, तो सॉलोमन को पहले पैसा लौटाया जाएगा। सॉलोमन को पैसा लौटाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि वो मैनेजर है, डायरेक्टर है, कंपनी का ही मालिक है, ये नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। जब तो कानून की आंखें बंद होती हैं, पट्टी बंदी भी होती है, इमोशनल अत्याचार नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसी हालत में हम बस ये देख रहे हैं कि वो हमसे सेपरेट है, भले ही वो हमारा मैनेजर है, भले ही वो हमारा डायरेक्टर है। तो ऐसी हालत में
उनको पेमेंट पहले होगी और यही हुआ। सॉलोमन को उसका पेमेंट कर दिया गया, पैसा कम पड़ गया, सॉलोमन को ही नहीं मिल पाया तो पब्लिक का नंबर ही नहीं आया, पब्लिक का सारा पैसा डूब गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी में ये दोनों केसेस आपके कोर्स में हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में एक फैक्ट्स होगा जिसमें कोई सॉलोमन नहीं लिखा हुआ होगा, कोई जो है मैक्यूरा नहीं लिखा हुआ होगा, सिर्फ उसमें लिखा होगा ABC है, ए की अपनी शॉप, ए का अपना शू बिजनेस है, ए ने अपना एक कंपनी बना ली, कंपनी ने उसका शू बिजनेस एक्वायर कर लिया, उसके बाद जब पेमेंट की गई तो कंसिडरेशन दिया गया तो शू के बदले में सिक्योर्ड डिवेंचर इशू हो गए, कुछ समय के बाद लॉस हो गया, अब कंपनी को पेमेंट करना है, कैश जो है इनसफिशिएंट है, अब पहले पेमेंट किसको किया जाए? सिक्योर्ड लायबिलिटी को किया जाए जो कि मिस्टर ए की है, या अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को किया जाए जो पब्लिक को है? आपका क्या कहना है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे चलता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि जो गिवन फैक्ट्स हैं, व्हाटएवर द फैक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन इज सिमिलर टू द फेमस केस ऑफ Solomon versus Solomon. It is similar to the famous case of Solomon versus Solomon or Macura versus Northern Assurance Company. तो फिर आप ये बताएंगे कि according to that case, it was decided that company has a different legal entity than shareholders or debenture holders. So, on the same rule, we can say that in the given case, Mr. A is different from its legal capacity from its company. That's why we can say Mr. A has preferential right to return back his secured liability, payment of its secured liability. If there any amount left after paying that secured liability, whatever the remaining amount has company, it shall be refunded to the public unsecured liability to pay unsecured liability. आपको ये जवाब देना होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने तो दे दिया, हमारे बस की नहीं। बेटा आपके ही बस की, आप ही ऐसे देख कर आओगे। अभी तो आज की पहली क्लास है, तब थोड़ी ऐसा होगा। पहली बॉल जब सचिन तेंदुलकर को डालोगे और उसने चौका मार दिया, छक्का मार दिया और स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया, तो आप थोड़ी एकदम से सचिन तेंदुलकर बन जाओगे। आप रोज प्रैक्टिस करोगे सचिन तेंदुलकर के पास आकर, तो धीरे धीरे आपका भी चौका छक्का इतना ही स्ट्रांग होगा, स्टेडियम के बाहर होगा। तो मैं कोच हूँ, आप लोग प्लेयर हैं। मैं तो अभी आपसे बॉल फेंकवा रहा हूँ, खुद खेल कर दिखा रहा हूँ। जब रोज मेरे साथ बैठोगे, रोज मेरे साथ क्लास लोगे, रोज नोट्स बनाओगे, रोज मैं किताबें खुलवाऊंगा, रोज मैं पेज नंबर बताऊंगा, तो धीरे धीरे आपको ये सब बातें बोलनी, ये सब बातें लिखनी आ जाएंगी। और मेरे पास वर्कशीट्स भी हैं, उन वर्कशीट में मैं रेडीमेड आंसर भी आपको दूंगा लिखी हुई। तो आप उन्हें घर पर जब पढ़ेंगे, वर्कशीट बनाकर जब मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे, तो तब आपको अपने आप ही धीरे 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 उस कॉन्फिडेंस लेवल पर मैं आपको ले आऊंगा। आप नहीं आएंगे, मैं आपको ले आऊंगा उस लेवल पर। ठीक है, मेरे ख्याल अभी आज का ये टाइम पूरा हो गया है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कोई भी जो इस मीटिंग में है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स हो या किसी सेंटर के ऑनर हो या मैनेजमेंट हो, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या बच्चों के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें बच्चों की तरफ से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको सिर्फ ये कहूँगा कि आज की ये क्लास हमारे आई स्कॉलर की तरफ से एक डेमो क्लास थी। हम ये बताना चाहते थे आप सबको कि हमारी फैकल्टीज कैसा पढ़ाती है, हम फैकल्टीज आपको आगे कैसे कोऑपरेट करेंगे, आप हमसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे क्लासरूम लाइव सेशन में। सारी क्लासेस लाइव होंगी, आपके बाकायदा हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी होंगे, आपके एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे और सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे। आपको किताबें भी दी जाएंगी और वर्कशीट भी दी जाएगी। इतना जो कोर्स है इस तरीके से जब हम चलाएंगे तो हम आपको इस काबिल बना देंगे कि आप पेपर में पास नहीं होंगे। आप पेपर में पास नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो। आप पेपरों में जो है, जो कहते हैं ना एक रैंक होल्डर बनना, आप उस रैंक होल्डर तक लाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। और अगर ताली दो हाथों से बजती है
अगर आपने भी उतनी पावर पहले दिन से मेरे साथ दिखाई, मेरी फैकल्टीज के साथ दिखाई, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप टॉप 50 रैंक होल्डर्स होते हैं सी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स में, तो टॉप 50 में आपके मार्क्स होंगे और आप भी होंगे। टॉप 50 का मतलब 50 स्टूडेंट नहीं होते, 50 में हो सकता है 400 स्टूडेंट्स हो सकता है 500 स्टूडेंट्स हो सकता है 2000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, तो टॉप 50 में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आने पर आपको बेनिफिट भी है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको नेक्स्ट जो एडमिशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है। आपको जब कॉर्पोरेट में जब आपका सिलेक्शन होता है और वहाँ पर जब पहले से आपके रिज्यूमे में ये बात लिखी भी होती है, तो आपको पैकेजेस भी ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको जो ये तैयारी है इसी तरीके से करनी है। फिलहाल आज का इस सेशन में यहीं पर क्लोज करना चाहूँगा। ठीक है, आज मैंने सिलसिलेवार जैसे पढ़ाना चाहिए था कंपनी एक्ट वैसे नहीं पढ़ाया, मुझे पढ़ाना चाहिए था कंपनी एक्ट में सबसे पहले व्हाट इज कंपनी एक्ट क्या है, कंपनी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताना चाहिए था कि कंपनी की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, फिर मुझे उसके बाद आपको बताना था कि कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। लेकिन ये एक पुराना तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, रट्टाफिकेशन किताबों में जैसे आप पन्ना वही पन्ना पढ़ते हो। आज की क्लास डेमो क्लास थी, फैकल्टी का इंट्रोडक्शन आपके साथ, आपका इंट्रोडक्शन मेरे साथ, और फिर ये सिलेबस हमारे क्यों है, हम क्या इसे सीखकर ज़िंदगी में बनने वाले हैं, सीए में क्या, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। पढ़ना आसान है, क्या पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ने को माइंड में रिटेन करना ही मुश्किल काम होता है, उसे अरेंज करना मुश्किल काम होता है, और वो चीज़ एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आपको मिल पाती है, और वो स्ट्रेटेजी जब बनाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग बन पाती है। तो मैं स्ट्रेटेजी बेस्ड टीचर हूँ, तो मैं फ़ायदा आप नहीं। ठीक है, अभी आप लोग को मौका दे रहा हूँ, आप लोग जो बात करना चाहें या आपके बिहाफ पर कोई बात करना चाहें तो बात है, अदरवाइज हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। ठीक है, जब हम क्लोज करेंगे तो हम सब आपस में एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हुए क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए सर कुछ बात करना चाहते हैं जी, विकास जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं सर, थैंक यू सर, इट वाज अ गुड सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी विकास जी बच्चों को सब कुछ देखने की, फिर भी अगर कोई बात रह गई हो और बच्चे शर्म के मारे या हेजिटेशन के मारे ना पूछ पा रहे हो तो आप देख लीजिए, आप पूछ सकते हैं बच्चों के बिहाफ पर। आपने कंसेप्चुअल लेवल पे बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया, ये मानते हुए कि उनको कुछ भी नहीं आता, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। जी सर, जी सर, थैंक यू। तो ठीक है बच्चा, सार्थक, चहक, काजल, बेटा आपने कुछ पूछना है इसे या नेक्स्ट क्लास में बात करें हम लोग? नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सेशन होगा उससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ नोट्स, कुछ मटेरियल भिजवा दूंगा, वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, और आपके हाथ में वो जो वर्कशीट्स वगैरह जो आपके पास होंगी, और वो मेरे हाथ में यहाँ क्लासरूम में होगी और हम लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स 11th क्लास के हैं, जो 12th क्लास के हैं और जो 12th पास आउट हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी अगर बाई चांस मैनेजमेंट कमेटी भी यहाँ पर हो, तो मैं ये चाहूँगा कि हम जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनको मालूम रहे हमें कि कौन से स्टूडेंट्स आज के सेशन में हैं और किस तरीके के हैं, ताकि हम उन्हें उसी तरीके से डील कर सकें और उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। फिलहाल आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ। ऑल द बेस्ट, आप सब लोग खुश रहें, आप लोग सेफ रहें, और आज के सेशन के बाद मेरा जो नेक्स्ट सेशन है उसकी डिटेल आपको मिलेगी। नेक्स्ट सेशन सर विकास जी मेरा शायद फ्राइडे को है, अभी आपको बताया जाएगा। चलिए आपको इंटीमेट कर देंगे हम लोग। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू हर्षा जी। Thank you, sir. सर बच्चों को एक बार सी ऑफ कर दें। हर्षा जी थैंक यू, बाय जी, बस ठीक है सब बेटा, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।